हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी ओवर हो चुके हैं और अभी आप सभी रेस्ट भी ले रहे हैं। तो मैं ये आपको सजेशन दूंगी कि रेस्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप इसे अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे मींस नेक्स्ट सेमेस्टर के होंगे, 4th सेम के जो एग्ज़ाम होंगे वो जल्दी ही आएंगे। जल्दी ही मींस 2 या 3 मंथ बाद तो वो आ ही जाएंगे। तो उसको धीरे धीरे से आप लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए अभी से ही। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या करने वाली हूँ, आपके साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ सिलेबस का बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो 4th सेमेस्टर में आपका आएगा ना सिलेबस, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और उसके बाद 1 बाय 1 उस सिलेबस को मैं आपका कंप्लीट कराने वाली हूँ विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसके सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि एक्चुअली इसके सिलेबस में है क्या क्या। नंबर फर्स्ट यूनिट आपकी बनी है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड। ये जो एक्ट है ना आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये सबसे ज़्यादा इजी आपका एक्ट है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपको ये देखना होता है कि सेल्स क्या होती है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म ऑफ सेल्स, कि सेल्स के टर्म में उसका क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है, किस तरह से आप अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, और गुड्स कौन कौन से टाइप की होती हैं, किस किस टाइप की गुड्स होती हैं, लाइक एग्जिस्टिंग गुड्स होती है, फ्यूचर गुड्स होती हैं। ये सभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी आपको लगेगा मुझसे पढ़ने के बाद में। अंडरस्टैंड। उसके बाद में प्राइस किस तरह से आप सेट करते हैं, कंडीशंस क्या रहती हैं। कंडीशंस को हम हिंदी में बोलते हैं शर्तें। जब भी हम माल को अपने गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि लाइक अगर तुम ये परचेज करके जा रही है मटेरियल को, तो तुम्हें इस टाइम के अंदर इसको यूज़ कर लेना है, या फिर इसका पर्टिकुलर गुड्स को कुछ इस मेथड से ही यूज़ करना है, तभी वो सही रिजल्ट देगा, अदरवाइज़ वो नहीं देगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। फिर इसके साथ में ही सिलेबस में आपके गिवन है वारंटी मतलब हिंदी में होता है गारंटी अलग चीज़, जो वारंटी वो होता है जो आप अपनी जो गुड्स आपने परचेज़ की है, अगर उसमें कोई भी कमी आती है, कुछ भी अगर ख़राब होता है उसका, तो आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं या फिर उसको सही करवा सकते हैं। आप उसका रिफ़ंड नहीं ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो और उसके बाद में आता है नोविगेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा होता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनपेड सेलर, जब आप अपने गुड्स को सेल्स करते हैं तो क्या होता है, सेल्स करने के बाद आप उसके बदले में कुछ पेमेंट गिवन करनी होती है। अब कई बार होता है कि आप पेमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ हिस्सा लाइक आपने 50,000 का परचेज़ किया था, इसमें से आपने ओनली 30,000 की ही पेमेंट की है। जो 20,000 आपका रह गया ना, तो ये जब रह गया है अनड्यू है इसका, तो इसको हम बोलते हैं अनपेड सेलर। ठीक है, उसके कुछ जो राइट्स होते हैं, जब अनपेड सेलर रह जाता है, उसको उसके बदले में उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है, तो उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। ठीक है, सेल बाय ऑप्शन कैसा होता है। ऑप्शन का मतलब होता है जब बोली लगाते हैं। बोली लाइक आपने टीवीज़ में मूवीज़ में काफ़ी बार देखा है कि लाइक एक हाउस सेल आउट कर रहे हैं, उसका उसने कुछ कीमत लगा दी, लाइक बोल दिया 20 लाख। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड पर्सन आ रहा है, बोल रहा 22 लाख, फिर एक और आ रहा है 30 लाख, फिर एक और आ रहा है डायरेक्ट ही सीधा बोल रहा है 1 करोड़। उसके बाद जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है 1 2 3, तो वही सब क्या होता है, वो ऑप्शन होता है। तो सेल बाय ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है, हायर परचेज एग्रीमेंट किस तरह से होता है। एक होता है हायर परचेज सिस्टम, जो कि आप अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में दिस सेमेस्टर पढ़ने वाले हैं, हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक मीनिंग है हायर परचेस एग्रीमेंट किस तरह से बनता है। तो ये आपका बनता है फर्स्ट यूनिट कुछ इस तरीके से। इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता ही देती हूँ साथ साथ ही कि इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा। इसके अंदर से आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर रहेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, मतलब यहीं से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड करता हुआ, तो ये मैं आपको क्लियरली अच्छे से समझाऊंगी। लाइक अनपेड सेलर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो भी मैं आपको कराऊंगी आने वाली वीडियोस में। इसके लिए जस्ट आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को हिट करके रखना है, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप उसको देख पाएँ और अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। अब सेकेंड यूनिट की हम बात करें तो होता है नोविगेबल इंस्ट्रूमेंट 1881।
तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। किसके अंदर, नोविगेबल के अंदर। एक तो होता है प्रोमिसरी नोट आपका, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है और रहता है चेक। ठीक है, अब यहाँ पे चेक के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं वो आपको बता रखा होगा कि क्रॉसिंग का होता है। चेक आप जब किसी को देते हैं तो वो डिसऑनर हो जाता है, या फिर जब नोविगेबल इंस्ट्रूमेंट आप किसी को देते हैं वो डिस्चार्ज भी कई बार हो जाता है। डिस्चार्ज मतलब कि आपने दिया तो था कि आप उसके बदले मनी ले पाओगे, लेकिन वो एक्चुअल में वर्क ही ना कर पाए। ठीक है, तो ये सेकेंड यूनिट को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आपने समहाउ पहले भी पढ़ रखा है। कब पढ़ रखा है आपने, अपनी 12th क्लास के अंदर आपने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन से उसके फीचर्स थे, डेफिनेशन कंज्यूमर की क्या है और क्या ग्रीवेंस रिडिशल वहाँ पे अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में आपका फॉरेन एक्सचेंज एक्ट आएगा 1999। तो इसके क्या मेन डेफिनेशन रहती है, प्रोविज़न रहती है। मैं इन पूरे की पूरे फोर्थ यूनिट में से सबसे आसान इसे ही कहूँगी। क्यों मैं इसे आसान कहूँगी कि एक ही टॉपिक है, वो तो आप पढ़ेंगे पूरा और आप एग्जाम में इजीली उसको लिख पाएंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट है ये फॉरेन एक्सचेंज, पर इतना भी नहीं है डिफ़िकल्ट। आप इसको इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन मतलब कि इसको अंदर आपको लर्न बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से गो थ्रू करके बता देती हूँ। जो फर्स्ट यूनिट रहेगी इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर लर्निंग वर्क कम है, पहले आप समझेंगे तो आपको याद रह जाएगा। सेकेंड यूनिट के अंदर भी थोड़ा समझ के याद करने वाला है। ठीक है, थर्ड यूनिट के अंदर तो आपका है ही सारा का सारा लर्न करने का, और फोर्थ यूनिट के अंदर तो एज इट इज़ ही आपको लिखना होगा। ठीक है, कि एक ऐसा एक्ट है जो कि डिटो आपको लिखना होगा। वो भी कब लिखना होगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तब। लेकिन जो फर्स्ट है आपका यूनिट है ना, ये तो आपको समझ में आना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये सिलेबस था। किसका सिलेबस मैंने बताया आपको, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सेकंड पार्ट का 4th सेमेस्टर का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने इस सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लिया है, और उसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको सारा सिलेबस आपका कवर करवा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो और सब्जेक्ट्स है ना, मैं उसका भी वीडियोस लेकर आऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्टडीज़ को स्टार्ट कर लीजिए अगेन, और 4th सेमेस्टर के लिए अच्छा सा अपना प्रिपेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूं और ज़्यादा वीडियोस लेकर आपके लिए आऊं जल्दी ही। बाय बाय फ्रेंड्स।